ऑलराइट सिपाहियों, आई नो इट्स टू लेट, काफ़ी इंतज़ार के बाद अपने यहाँ तक पहुँचे, बट स्टिल देर आए दुरुस्त है, लेट्स डू दिस. See the first, I mean the thing which we are going to do today is marginal costing. As you all can see, मार्जिनल कॉस्टिंग से शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है. और ये बेसिकली लाइक कुछ ही टाइप्स के कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा ऐसे भी टेंशन नहीं है. देखो, दिस इज़ जस्ट अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, एंड वो जो सारा डेफिनेशन एंड ऑल दो स्टफ है, वो जब ये चैप्टर अपने ख़त्म करेंगे देन ऑल दोज थिंग्स विल मेक मोर सेंस. ओके, अभी वो सारा थ्योरी रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है, सो इसलिए जो काम का बात है वहाँ से चालू करते हैं. ये टाइप का जो कॉस्टिंग है ये अज्यूम करता है कुछ चीज़, कुछ अजम्पशंस है यहाँ पे, उसके बेसिस पे ये पूरा चैप्टर डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है. और ये अजम्पशंस का बहुत ही क्रिटिकल रोल होने वाला है जो भी सम्स अपने सॉल्व करेंगे उसमें, ठीक. तो वैसे ही बहुत सिंपल अजम्पशंस है, ज़्यादा इसमें भी दिमाग नहीं ख़राब होता है अपना. देखो, फर्स्ट assumption is that fixed cost is going to remain fixed. देखा कितना तकलीफ दे assumption है, ठीक है. ये कुछ ज़्यादा ही नज़दीक हो गया है, so kindly adjust. Alright, so fixed cost is going to remain fixed for the given period. For the given पीरियड, सो जिस भी पीरियड के बारे में अपने बात करने वाले हैं उसमें फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा. एक्चुअली जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इन लोग देते हैं तो उसको चेंज करा भी देते हैं एट टाइम्स, लाइक यू नो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसा ही हो गया ना फिर, लाइक 100 यूनिट्स तक एक पर्टिकुलर कॉस्ट रहेगा. देखो कुछ इस तरीके से, लेट्स से दीज आर 100 यूनिट्स, सो टिल 100 यूनिट्स दिस विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट. आफ्टर दैट ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगा. तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट का लाइन है, इसका मतलब तो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स नहीं रहा ना फिर, ठीक है. मगर वो थोड़ा सा एडिशनल लेवल पे होता है. आई डोंट थिंक कि वो बीबीए लेवल में ये टाइप का क्वेश्चन इन लोग पूछेगा, ठीक है. सो लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन. सो फर्स्ट assumption ये हो गया. सेकेंड assumption यहाँ पे रहता है दैट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट एवरेज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं मगर पर यूनिट बेसिस पे विल रिमेन सेम, विल रिमेन कांस्टेंट. फाइन. अभी इस लाइन का मतलब क्या हो गया, क्योंकि देखो तुम लोग लास्ट फर्स्ट ईयर में ही ये पढ़े थे इकोनॉमिक्स में कि वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो होता है वो इस तरीके का एक डिज़ाइनर टाइप इस तरीके का लाइन होता है. दिस वाज आवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन फर्स्ट ईयर. ओके, लेकिन अगर हम लोग उस बात को समझने का कोशिश करें तो वहाँ पे क्या था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और बहुत सारा चीज़ था, ठीक है. इस पार्ट में कॉस्टिंग के इस हिस्से में इन लोग क्या करते हैं कि ये एजम्पशन को हटा के एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बता देते हैं. देखो, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहने वाला है तो इसका मतलब हम लोग का टोटल वेरिएबल कॉस्ट का लाइन ऐसा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है. अगर याद होगा तुम लोगों को तो ध्यान होगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व वाज यू शेप्ड हम लोग के पूरे इकोनॉमिक्स में, ठीक है. मगर यहाँ पे अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाने जाएंगे तो वो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है. सो इसलिए ये एक अजम्पशन में इन लोग डाल दिया है, और ये नॉर्मल है, जो चीज़ इन लोग समझा नहीं पाते हैं उसको अजम्पशन बता देते हैं, तो इजी, टेंशन खत्म, ठीक है. नाउ ये हो गया थर्ड अजम्पशन. यहाँ पे वो भी बहुत नॉर्मल सा है. सेल्स प्राइस पर यूनिट विल ऑल्सो रिमेन कांस्टेंट. अगेन फिर वही बात है, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े थे सेल्स कॉस्ट कर्व तो ऐसा होता था, सॉरी सेल्स कॉस्ट बोल रहे हैं, सेल्स का कर्व वाज सपोज टू बी लाइक दिस, टोटल रेवेन्यू, राइट, दैट इज सेल्स. मगर यहाँ पे फिर यही चीज़ एक अजम्पशन, और यहाँ पे सेल्स का लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है. अगेन क्यों होगा, क्योंकि देखो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आप मैक्सिमम सेल्स कर पा रहे थे, अब इससे ज़्यादा अगर आपको सामान बेचना है तो आपको क्या करना होगा, आपको डिस्काउंट देना होगा, आपको एक पे एक फ्री बेचना होगा, तो ये सेल्स नीचे आएगा. ये ज़्यादा लॉजिकल था, ये मेथड ज़्यादा लॉजिकल था.
जब आप इलॉजिकल होते हो तो आप क्या कहते हो, अजम्पशन ले लो भाई, ठीक है। सो ये अजम्पशन पे बेस्ड है, फाइन। अब इसके बाद अपना फोर्थ अजम्पशन जो है वो ये होने वाला है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा, लाइक यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज सपोज टू बी इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड। तो यहाँ पे कोई भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये और हम लोग का काम आसान कर देता है, बिकॉज ओपनिंग क्लोजिंग रहने से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, सेल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, ऑल दो स्टफ। तो ये और काम आसान कर दिए हैं इन लोग। और लास्ट में एक एजम्पशन ये है दैट दिस मेथड और दिस फॉर्मेट और दिस डिज़ाइन ऑफ कॉस्टिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर ओनली वन प्रोडक्ट कंपनी, ठीक है। वो कंपनी जो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाता है उसके लिए अपने काम कर सकते हैं, और उस कंपनी के लिए कर सकते हैं जिसका कि सेल्स मिक्स एटलीस्ट कांस्टेंट हो, सेल्स मिक्स कांस्टेंट, ओके। अब इन दो चीज़ का मतलब ये हो गया कि लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाता है ए, तो हम लोग उसके लिए और एक प्रोडक्ट बनाता है, उसका सेल्स प्राइस फिक्स्ड है और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यूनिट सोल्ड के बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, तब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। या फिर सेल्स मिक्स कांस्टेंट हो, इसका मतलब 3 प्रोडक्ट बनाता है ए बी और सी, फाइन, मगर वो एक पर्टिकुलर मिक्स में बेचता है, लाइक फॉर एग्जांपल 2:3:1 के रेशियो में बेचता है, यानी 2 यूनिट अगर वो ए का बनाएगा और बेचेगा तो 3 यूनिट बी का बनाएगा और बेचेगा और 1 यूनिट सी का बनाएगा और बेचेगा, ठीक है। और अगेन सारा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू सोल्ड, सेल्स प्राइस सेम, वेरिएबल कॉस्ट सेम, फिक्स्ड कॉस्ट सेम। अगर ये सारा कुछ मैच करेगा, सारा पांचवा एजम्पशंस मैच करेगा, तब ही एक कंपनी जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग को अप्लाई करा सकता है, ठीक। अब ये मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में है क्या क्या चीज़, एक्चुअली देखो अगेन टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अगर अपने टर्म्स जान जाएंगे, सीख जाएंगे, तो हम लोग को ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, वो फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब एक बार इसमें जो नया नया टर्म्स हम लोग कॉस्टिंग का सीखते हैं, वो टर्म्स क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या है। तो नाउ लेट्स डिस्कस, एक बार देखते हैं क्या क्या टर्म्स है यहाँ पे, ओके। सो बेसिक टर्म्स, ये वो नया नया चीज़ होगा जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, इस वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ चीज़, फाइन। सो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आता है ब्रेक इवन, ब्रेक इवन। ओके, सो ब्रेक इवन बेसिकली इसको समझने का एक आसान मतलब ये है कि भाई बात बराबर वाला हिसाब है, जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेक इवन मीन्स नो प्रॉफिट, अ सिचुएशन वेयर द कंपनी गेट्स नो प्रॉफिट और नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस। ऐसा कब होता है? जब एक कंपनी के पास ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ऐसा तब होगा जब कंपनी का सेल्स, टोटल सेल्स, राइट, और कॉस्ट दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। टोटल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाए, 10,000 कॉस्ट लगा और 10,000 का ही सेल्स हुआ, तो प्रॉफिट ज़ीरो। अभी सेल्स तो यहाँ तक ही ठीक है, मगर कॉस्ट का अगेन दो हिस्सा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर ये दोनों कॉस्ट जोड़ के उतना ही आता है, टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल जोड़ के टोटल सेल्स ही बन जाता है, तो वो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। यानी वो लेवल ऑफ सेल्स, फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ हो सकता है, मान लो यहाँ पे 1,000 यूनिट अगर अपने बेचते हैं तो इसको बनाने का जो कॉस्ट आता है और जो सेल्स आता है दोनों बराबर है, तो ये 1,000 यूनिट जो है वो ब्रेक इवन सेल्स बन गया, ठीक। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर इसी को हम रुपीज़ में बोल दें कि मान लो 10,000 रुपया का सेल करेंगे, तो जितना कॉस्ट आएगा, कॉस्ट भी 10,000 आएगा, सेल्स भी 10,000 आएगा, ठीक है। सो ये ब्रेक इवन कहलाएगा। ये दोनों चीज़ जो है ये ब्रेक इवन हो सकता है। तो दो तरीके का ब्रेक इवन होता है, एक यूनिट्स में और एक रुपीज़ में, फाइन, लाइक मॉनेटरी वैल्यू एंड क्वांटिटी वाइज। इसके बाद एक और टर्म है जो यहाँ पे हम लोग नया सीखते हैं, नया यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन।
देखो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट पता होता है, नेट प्रॉफिट पता होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता होता है, ये सारा वो टर्म्स है जो अपने सुन चुके हैं। मगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अभी एक नया चीज़, ये क्या है? ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ये जो भी है ये इसको अपने कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। और एक्चुअली जब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में जब अपने फॉर्मेट बनाते हैं स्टेटमेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, तो वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो सबसे ऊपर लिखते हैं सेल्स, फिर अपने वहाँ से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वहाँ से अपने माइनस करते हैं सारा वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो बचता है इसको अपने बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। फाइन। और कंट्रीब्यूशन में से अगर आप सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दो, तो अब जो बचेगा ये हुआ आपका एक्चुअल प्रॉफिट। ये फॉर्मेट में जब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई भी सम्स का स्टेटमेंट फाइनल बनाने जाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो फॉर्मेट नहीं चलता कि सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सॉरी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर उसमें से माइनस करो ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो एबिट आ गया, एबिट माइनस इंटरेस्ट सो पीबीटी हो गया, फिर टैक्स। वो फॉर्मेट यहाँ नहीं चलता है, यहाँ पे यही चलता है। ठीक है, और ये हम लोग का डिस्कशन का पॉइंट था कंट्रीब्यूशन। अगर इस वर्ड को समझने का कोशिश करें, क्योंकि अगेन एज यूजुअल इसको तो कुछ भी बोल सकते थे, कंट्रीब्यूशन क्यों बोला, राइट? यहाँ पे एक्चुअली इसका मतलब ये हो जाता है कि देखो अगर सिर्फ इस पार्ट को एनालाइज करो, थोड़ा ध्यान दो इस पार्ट पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं मार्केट में, उससे कंपनी के पास पैसा कितना आया। ओके, बिकॉज ये तो संक मनी है ना, ये तो संक कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट में तो ज़्यादा दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ये तो डूबा हुआ पैसा है, तो ऐसे भी लगेगा वैसे भी लगेगा। तो अगर अगर आप यहाँ तक अफ्लोट हो, कुछ भी पैसा अगर हाथ में आ रहा है, कंट्रीब्यूशन कुछ भी कंपनी को आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कुछ पैसा आ रहा है। यानी लेट से एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे 20,000 है, ये 10,000 है, और इसको 15 कर लेते हैं, चलो 15,000 है। फाइन। सो अगर ये 10 है, ये 15 है, तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन 5 बचा। अब अगर फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है तो भी तो हम लोग को 5,000 का लॉस आ रहा है ना। देखो अगर ये 10,000 नेगेटिव है, सो इसमें से नीचे आके हम लोग को 5,000 का ही प्रॉफिट बचेगा। ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया है। फिर भी रिवाइंड करके आवाज़ और नंबर जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना, जो लिख रहे हैं वो उस पर मत जाओ, क्योंकि वो तो बहुत ही गंदा लिख दिए हैं हम, हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो गया है। खैर कोई बात नहीं। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। देखो सेल्स 20 का है, सेल्स अगर 20 का है, 15 का अगर वेरिएबल कॉस्ट है, तो 5 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 10 का फिक्स्ड कॉस्ट है, तो कंपनी तो 5,000 के लॉस में जा रहा है ना। लेकिन फिर भी जो जो डिस्कशन है वो इस तरीके का है कि ये 10,000 का फिक्स्ड कॉस्ट लेके तो कुछ कर नहीं सकते, इससे रिलेटेड डिसीजन तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग। लाइक फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड डिप्रिसिएशन डिस्कशंस और डिसीजंस वो ऑलरेडी हो चुका है, उसमें डिसीजन लेने का नहीं है। अब जो भी डिसीजन लेने का है वो वेरिएबल कॉस्ट। फाइन। यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये बिजनेस करके 5,000 रुपया कैश कंपनी में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये मतलब फिजिबल तो है। अब आपको खाली इसको बिजनेस को एक्सपैंड करने का ज़रूरत है, सो दैट ये इंक्रीज हो सके, ताकि हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट पूरा 10,000 कवर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये मत सोचो कि जैसे 5,000 रुपया यहाँ पे लॉस आ रहा है तो इसका मतलब ये बिजनेस को बंद कर देते हैं, पैसा बच जाएगा। बंद करने जाओगे तो देखो ये होगा, सेल्स 0, वेरिएबल कॉस्ट 0, तो कंट्रीब्यूशन 0। फाइन। मगर फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो तो हटेगा नहीं। अगर आपका प्रोडक्शन 0 हो जाए तो भी फिक्स्ड कॉस्ट तो कम होता नहीं है। सो अगर फिक्स्ड कॉस्ट कम नहीं हो रहा है तो लॉस कितने का आ रहा है, 10,000 का। अब देखो बिजनेस बंद कर दिए तो 10,000 का लॉस, और बिजनेस चला रहे थे तो कितने का लॉस, 5,000 का लॉस। बात समझ में आ रहा है? कंट्रीब्यूशन। फाइन। कंपनी कितना, मतलब जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो वो कंपनी के कॉज में कितना कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी का कॉज क्या है, कंपनी का वजह, आई मीन मोटिव क्या है, प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट करना, राइट? तो उसमें ये कितना मदद कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, जो थर्ड वर्ड है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगेन ये सब अभी एक एग्जाम्पल लेके करने से थोड़ा और क्लियरली समझ में आता है। ठीक है, फिर भी देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
ये सिंपल ये है कि एक्चुअल सेल्स कंपनी का कितना है, अभी कंपनी सेल कर कितना रहा है, ठीक है। और उसमें से अगर आप ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दो, ब्रेक इवन सेल्स, सो जो आएगा वो हो जाएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फॉर एग्जांपल कंपनी अभी बेच रहा है लेट्स से 1500 यूनिट्स, ओके, यूनिट्स वाइज कंपनी 1500 यूनिट्स बेच रहा है, और कंपनी का एक्चुअल जो ब्रेक इवन सेल्स है वो है 1000 यूनिट पे, ओके, 1000 यूनिट पे कंपनी का ब्रेक इवन है। तो इसका मतलब कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 500 यूनिट्स, ऑलराइट। इन शॉर्ट इसका मतलब ये हो गया कि अभी कंपनी कितना सेफ्टी जोन में है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करें तो मतलब ये है कि अगर 500 यूनिट्स कंपनी का सेल्स कम होगा तब जाके कंपनी को प्रॉब्लम होगा, बिकॉज कंपनी तो ऑलरेडी ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर है ना, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स मीन्स दैट पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स, राइट। सो अगर अपने 1000 यूनिट बेचेंगे तब हम लोग का ब्रेक इवन होगा, यानी 1000 यूनिट पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है, फाइन। अगर मेरा सेल्स उसके नीचे जाएगा तो मेरा लॉस होना चालू हो जाएगा। अगर हम 900 यूनिट बेचेंगे या 950 यूनिट बेचेंगे तो मेरा लॉस होगा, राइट। लेकिन करेंटली अभी हम 1500 यूनिट बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 500 यूनिट हम अपने ब्रेक इवन के ऊपर है। ये एक्चुअली इसलिए निकाला जाता है कि मान लो कल को कोई मार्केटिंग एजेंट आया और वो आके आपको समझा रहा है कि सर हम लोग एक नया स्ट्रैटेजी लगाएंगे ना मार्केट में, तो हम लोग का सेल्स बढ़ जाएगा 150, अभी 1500 है तो 3000 हो जाएगा सेल्स, फाइन। मतलब वो आगे समझा रहा है कि 1500 यूनिट वो सेल्स बढ़ा देगा। हम लोग उससे यही सवाल करेंगे कि बॉस अगर ये तुम्हारा पॉलिसी बैकफायर करता है तो कितना यूनिट्स हम लोग का सेल्स गिरेगा। अब अगर वो बोलता है कि सर आपका सेल्स गिरेगा लेट से 700 यूनिट, ठीक है, मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो खाली 500 है, तो 500 तक का नेगेटिव सेल्स हम बर्दाश्त कर सकते हैं। 700 मतलब हम लॉस में चले जाएंगे, इसलिए हम बोलेंगे भाई हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पॉलिसी, रखो तुम, हमको ऐसे ही चलने दो। अगर वो बोलता है कि सर नेगेटिव में खाली 300 गिरेगा आपका, तो भी तो हम ब्रेक इवन के ऊपर रहेंगे ना। बात समझ में आ रहा है? इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क इफ द डाउनफॉल इन द सेल्स विल ओनली बी 300 यूनिट्स। डू यू अंडरस्टैंड? 1500 से 300 घटेगा तो 1200 होगा, ब्रेक इवन के तो ऊपर रहेंगे ना, ठीक है। इसलिए इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। अगेन ये यूनिट्स में अगर हो सकता है तो ये डॉलर आई मीन रुपीज़ वैल्यू में भी हो सकता है। अगर एक्चुअल सेल्स मेरा 15,000 रुपया है, एक्चुअल सेल्स 15,000 रुपया है और ब्रेक इवन सेल्स 10,000 रुपया है, ठीक है, तो इसका मतलब 5,000 रुपया मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। इसके बाद एक नया टर्म इसमें लास्ट जो है वो है पीवी रेशियो या फिर सीएस रेशियो। सीएस रेशियो ज़्यादा मतलब अप्रोप्रिएट है, फिर भी ज़्यादा हम लोग के यहाँ पे टर्म यूज़ होता है पीवी रेशियो, ठीक है। इसका दूसरा नाम कभी कभी इसको सीएस रेशियो भी बोलता है। पीवी मीन्स प्रॉफिट बाय वॉल्यूम, सीएस मीन्स कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। एक्चुअली फॉर्मूला जो है वो है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स ये फॉर्मूला है। सो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 करेंगे। अब नाम आप कुछ भी रख लो, ये थोड़ा सा हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं पीवी रेशियो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज जैसे ही आप बोलते हो प्रॉफिट तो आपके दिमाग में आता है एक्चुअल प्रॉफिट, वो लास्ट लाइन, ठीक है, अपने जो सेल्स वैल्यू है उसका लास्ट लाइन अपने दिमाग में आता है। ये वाला प्रॉफिट हम लोग सोचते हैं कि इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है, मगर एक्चुअली लिखते तो प्रॉफिट हो मगर फॉर्मूला में कंट्रीब्यूशन यूज़ होता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना। या फिर बेहतर है कि तुम ये समझ लो भाई कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू सीएस, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, फाइन, एक बार में प्रॉब्लम ही सॉल्व, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सम्स करते हैं, कुछ नंबर्स लेके इस पूरे चीज़ को समझते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़ा ईजी हो जाता है नंबर्स लेके। सो इसको यहीं क्लोज करते हैं।